हेलो मैं सितानो, कैसे हो आप? अपन चालू करते भाई एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें भाई मैं लेकर आया हूं तुम लोग के लिए इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर। ठीक है, 2025। ठीक, बहुत ही आसानी से और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से भाई ये पूरा सैंपल पेपर हम सॉल्व करेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव्स हो, चाहे थ्योरेटिकल पार्ट हो, चाहे भी न्यूमेरिकल्स हो। ठीक है, एक एक चीज भाई बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से होने वाली है। और भाई ये सैंपल पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिटरली भाई तुम लोग को हकीकत दिखा देगा कि बोर्ड में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ठीक है, तो बस ध्यान से पूरा वीडियो देखते चलना। ठीक, खड़े खड़े रह, चालू करते अपन बेटा। देखो ये जो अपना बोर्ड है भाई उसी की तरफ से आए। ठीक, पूरा ये इंस्ट्रक्शन वगैरह सब लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सभी में देते हैं बेटा इंस्ट्रक्शन वगैरह। चलो अपन चालू करते भैया। ये भैया इन लोगों ने हिंदी में भैया मैं कहते एमसीक्यूज वगैरह दिए हुए, ये हिंदी में भी आप लोग देख सकते हो। ठीक, अपन चालू करते भैया अपना इंग्लिश पैटर्न से। खड़ा खड़े रहा, जल्दी से रहा। चलो तो बेटा सबसे पहले वो लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखते चलना। वो लोग बोल रहे भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट अकाउंट डेफिसिट। भैया इनमें से कौन सा करंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब कमी हो रही है। तो भाई जाहिर सी बात है भैया, जब क्या भैया, जब रिसिप्ट कम हो जाती है और पेमेंट ज्यादा हो जाती है तो उसी को तो डेफिसिट बोलते हैं, कमी। ठीक है, किस चीज की कमी हो रही है भैया? ठीक, इनकम की कमी हो रही है। फिर भैया वो लोग क्या बोल रहे हैं, द ट्रांजेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आर डिवाइडेड इनटू, कितने अकाउंट में बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट बटे रहते हैं? तो भैया कितने में? दो में, कैपिटल और करंट। ठीक है, पहले करंट आता है फिर कैपिटल आता है। देन इसका भैया द वैल्यू ऑफ प्लान्ड कंजम्पशन, जो भैया हम उपभोग करते हैं, ठीक है, वो भैया क्या होता है? तो भैया एक्स एंटे कंजम्पशन। ठीक है, एक्स एंटे कंजम्पशन। देन इसका भैया क्या होता है, देखो एक होता है एक्स एंटे और एक होता है एक्स पोस्ट। ठीक है, एक्स एंटे मतलब अनुमान लगा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। ठीक, और एक्स पोस्ट मतलब करने के बाद क्या हुआ। ठीक है, चलो देन इसका भैया क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूला। भाई मार्जिन जब भी आए तो ध्यान रखना, मार्जिन मतलब यार डेल्टा जैसे कुछ आना चाहिए। अब एक मिनट, मार्जिन किसका पूछ रहे हैं? सेविंग का ना, तो भैया ऊपर सेविंग आनी चाहिए। ठीक, क्लियर। देन इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन डिमांड। भैया कंजम्पशन डिमांड में सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक, वो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स कौन सा है? ठीक, अपने को कंजम्पशन अगर तय करना है तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट भी क्या रहेगा? नेट इनकम। ठीक, चलो देन इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, आगे चलते हैं बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग द क्या बोलते हैं, सेविंग पर यूनिट। सेविंग पर यूनिट क्या है? ठीक, तो भैया सेविंग पर यूनिट में भी क्या आएगा? कहां गया भैया? ये एपीएस। ठीक, सेविंग पर यूनिट, पर एवरेज का बताता है, पर यूनिट बताता ना। ठीक, तो भैया सेविंग का पर यूनिट क्या भैया? एपीएस। चलो अब उसके बाद भी अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब भैया क्या बोल रहे हैं, कहां गया? स्लोप ऑफ, ये हिंदी में भी पूरा फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह तुम लोग को दिया हुआ है। चलो अब भैया वो लोग क्या बोल रहे हैं, एक बार देख लें बेटा हिंदी में भी सारे। ठीक है, सब कुछ ये पूरा हिंदी में दिया हुआ है। ठीक, अपन मेन इंग्लिश में खड़े खड़े करना चालू कर दे रहा है। सबसे पहले बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। बेटा इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है? तो देखो इसको तीन आंसर लिखे हुए हैं, एक नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आंसर ये फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड में क्या होता है, बहुत ऑप्शन हो सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक, तो बेटा एक नेगेटिव भी होता है। फिर इसमें बेटा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, नेगेटिव मतलब ये ऋणात्मक। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और बेटा चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई। बेटा जो वाई एक्स पर जो चेंज होता है, परिवर्तन आता है, अपॉन जो एक्स एक्स पर क्या आता है, परिवर्तन आता है, वो भी अपन इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, मेन इसमें नेगेटिव लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब इसका भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेकंड पॉइंट भी हम क्या बोल रहे हैं, डैश इज अ चेंज इन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है उसी को क्या बोलते हैं? तो बेटा उसी को क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सीमांत उपयोगिता। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन। बेटा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो किस किस के बीच में रिलेशनशिप है? तो बेटा इनपुट और आउटपुट। ठीक, चलो देन इसका भैया टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? ठीक है बेटा, किसका इंटू कर दो? क्वांटिटी में। ठीक है, तो भी अपन किसका इंटू कर दो बेटा? एवरेज कॉस्ट का इंटू किसमें कर दो? क्वांटिटी में इंटू कर दो, तो ये क्या निकल जाएगा? टोटल कॉस्ट। डिमांड कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें डिमांड कर्व कैसा होता है? तो भी उसमें डिमांड कर्व भी अपना कैसे आएगा? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, समतल। ठीक है, या फिर भैया पूर्ण क्या? परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली क्या भैया? इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक, पूरा लिख देना क्या भैया? पूर्ण लोचदार। देन इसका भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डैश। भैया इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी? तो बेटा इसको काटापीटी कर लेना भैया, 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब ऊपर बेटे ये कितना हो गया भैया? 2 और 4 मतलब 8, और अपॉन में भी कितना हो गया? 3। तो जब तुम इसको काटापीटी करोगे तो बेटा 2.66 आएगा। और एक मिनट, ये 1 से बड़ा है तो बेटा इसको अपन हाईली इलास्टिक भी बोल सकते हैं। क्या भैया? हाईली इलास्टिक। ठीक है, मतलब ज्यादा लचीला है। क्लियर है, मेन इसका 2.66 आंसर है। ठीक है, ब्रैकेट में भी हाईली इलास्टिक भी लिख देना आप लोग। ठीक है, चलो देन इसका भी अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं भैया। आप क्या बोल रहे भैया? सत्य सत्य है, ट्रू फॉल्स है। हिंदी में आप लोग एक बार भैया देख लेना। ठीक, सेंटेंस वगैरह जो जो लिखा हुआ है। चलो अपन खटाक से सॉल्व करते हैं। चलो
सबसे पहले भैया क्या बोल रहे हैं भैया, सबसे पहले बोलो, सबसे पहले बोल रहे हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। एक मिनट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, भैया हर जो भी हमने बनाया उस टोटल कॉस्ट में अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या एवरेज निकलेगा? तो हाँ भैया बिल्कुल एवरेज निकलेगा। ठीक, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज जीरो, जब मार्जिनल कॉस्ट जीरो जाएगी तो टोटल यूटिलिटी मिनिमम होगी क्या? तो नहीं भैया, ये फॉल्स हो गया। देन इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, स्लोप ऑफ, बेटा सप्लाई कर्व का स्लोप के नीचे होता है, नहीं भैया डिमांड का नीचे होता है, सप्लाई का क्या होता है ऊपर, तो ये भी क्या हो गया फॉल्स। देन इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, प्राइस ऑफ गुड्स गोज क्या डाउन व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, जब बेटा डिमांड कर्व क्या होता है लेफ्टवर्ड होता है, तो क्या उसका मतलब भैया प्राइस ऑफ गुड्स डाउनवर्ड होता है। ठीक है, तो ये नहीं, ठीक, पहली बात तो बेटा शिफ्ट जो होता है ना वो प्राइस के कारण नहीं होता है, अदर कारणों से होता है। ठीक है, और अगर हो भी रहा है तो ये क्या होता है भैया, प्राइस वही को फिर भी डिमांड क्या जाती है पीछे की ओर जाती है कई बार। ठीक, चलो देन इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अपर लिमिट ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड, बेटा जो गवर्नमेंट जो प्राइस क्या करती है, इम्पोज अपर लिमिट ऊपर तय करती है, उसको बेटा प्राइस फ्लोर बोलते हैं, तो नहीं भैया। ठीक, चलो देन इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो कैसे निकलता है, मार्जिनल कॉस्ट इनटू प्रोडक्ट, तो नहीं भैया ये भी क्या है गलत है। क्लियर है, चलो अब इसका भी अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब भैया सही जोड़ी, तो ये हिंदी में आप एक बार भैया सही जोड़ी वगैरह देख लेना, नाम वगैरह जो भी है। ठीक, अपन खड़ा खड़े करना चालू करते हैं सही जोड़ियां। ठीक, चलो सबसे पहले भैया सही जोड़ी में सबसे पहले बेटा क्या रहेगा, देखो सबसे पहले क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो भैया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अपन भैया किससे जोड़ेंगे भैया, इससे, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, सॉरी ये होगा भैया क्या फर्स्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकलेगा भैया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन वापस कर लेंगे प्लस कर लेंगे। फिर भैया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो भैया ये कैसे निकलेगा, जब अपन जीडीपी में एनएफआईयू को कर लेंगे प्लस, तब जाकर बेटा नेशनल बनता है। ठीक है, नेशनल कब बनता है, जब विदेशी इनकमों को प्लस कर लेते हैं। बेटा नेट डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक, ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक कैसे निकलेगा बेटा, जब ये अपन कर लेंगे जीडीपी में से डेप्रिसिएशन हटा देते तो क्या बन जाता है, आगे वाला नेट बन जाता है। ठीक है, डोमेस्टिक का डोमेस्टिक ही रहेगा। ठीक, देन इसका भैया नेट इन्वेस्टमेंट, क्या भैया नेट इन्वेस्टमेंट, तो भैया नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, ये जब अपन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे हटा देंगे। देन इसका भैया क्या डीवैल्यूएशन, ठीक है, तो भैया डीवैल्यूएशन का अपन बेटा क्या करेंगे भैया, ये लेस वैल्यू ऑफ करेंसी, अपन अपनी करेंसी की वैल्यू को क्या कर देते हैं कम कर देते हैं। देन इसका भैया फिस्कल डेफिसिट, तो भैया फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलेगा भैया अपना, ये फिस्कल डेफिसिट अपना ये रहेगा बेटा, क्या बोल रहे भैया टोटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट हटा दो, लेकिन उसमें से बोरिंग नहीं होने चाहिए उसमें। ठीक है, देन इसका बेटा प्राइमरी डेफिसिट कब निकलता है, तो बेटा जब फिस्कल डेफिसिट में से, क्या नंबर भैया सातवां, जब अपन फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट भी हटा देते हैं तो बेटा क्या बन जाता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते भैया वन वर्ड पर। ठीक, ये भैया हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है, एक बार भैया देख लेना आप लोग। देन इसका बेटा अपन बात करते क्या इंग्लिश वर्ड में, खड़ा खड़ा जल्दी से। तो बेटा सबसे पहले भैया पहली बार कौन ने बेटा इकोनॉमिक्स वर्ड दिया था, क्या यूज करा था, ठीक है, तो बेटा क्या भैया रैगनर फ्रेश ने। ठीक है, रैगनर फ्रेश, इसकी भी पूरी जो भी आंसर की वगैरह है वो अब भी आप लोग को भी अवेलेबल हो जाएगी, वीडियो में भी अवेलेबल करवा दूंगा, और साथ ही भैया आपको टेलीग्राम वगैरह पर भी भैया प्रोवाइड हो जाएगी। बट उसके लिए भैया आप प्लीज चैनल को जो हमारा है टेलीग्राम पर उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और ये यूट्यूब पे जो चैनल है इसको भी आपको सब्सक्राइब करना ही है, जितनी ज्यादा जल्दी तक बढ़ा सकते हो, अपने 1000 सब्सक्राइबर कर सकते हो उतनी जल्दी भी करो। ठीक है, ताकि मैं लाइव क्लासेस वगैरह सेशन वगैरह भी ले सकूं। ठीक, चलो देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, ये होगा बेटा रैगनर फ्रेश। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, भैया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है अवसर लागत, उसका और नाम क्या होते हैं, तो बेटा आर्थिक लागत, इकोनॉमिक कॉस्ट, अल्टरनेटिव कॉस्ट, डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट, ट्रांसफर कॉस्ट, बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, हिंदी के हिसाब से अपन एक आर्थिक लागत कर सकते हैं। बट टी और कॉफी कैसे गुड्स हैं, तो ये टी और कॉफी कैसे गुड्स है, सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापन है। ठीक है, तू नहीं तो कोई और सही। देन इसका बेटा व्हेन टोटल यूटिलिटी क्या कांस्टेंट, जब टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट होती है मतलब स्थिर होती है, तो बेटा वो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है जीरो। जब टोटल यूटिलिटी सबसे ऊपर होती है तो मार्जिनल क्या होती है, याद करो जीरो होती है। ठीक है, चलो देन इसका भी अपन बात कर रहे हैं, कहा गया बेटा विच टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ मनी इज एक्सचेंज, भैया मनी का जो एक्सचेंज अपन करते हैं वो बेटा किस प्रकार का फंक्शन, तो बेटा वो क्या है प्राइमरी, प्राथमिक कार्य है मनी का। ठीक है, फिर इसका बेटा मुद्रा का प्राथमिक कार्य बेटा। देन इसका बेटा हु कैन चेंज आरबीआई वो बैंक रेट, बैंक रेट कौन चेंज कर सकते हो भैया, अपनी आरबीआई। ठीक है, आपकी और अपनी आरबीआई, ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक, पूरा नाम लिखना बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेटा राइट द फॉर्मूला ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, भैया रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलेगा, तो भैया जब अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, रेवेन्यू रिसिप्ट।
क्लियर है? ठीक, सिर्फ रेवेन्यू रेवेन्यू आएगा क्या भैया, रेवेन्यू रिसिप्ट में से भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को कर दो माइनस, तो ये अपना होगा भैया क्या, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो अपने पूरे होगा भैया। ठीक, ये भैया तुम लोग को इसका आंसर की वगैरह मिल जाएगी सबकी, चूज द करेक्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, ठीक है, ट्रू फॉल्स वगैरह है। ठीक, ये ट्रू फॉल्स में बेटा इसको बेटा वो कर लेना, क्या बोलते हैं इसको, फॉल्स कर लेना भाई, ठीक है, ये ट्रू गलती से लिखा गया उसको फॉल्स कर लेना। चलो देन इसका भी ये बोलो क्या बोल रहे हैं, फिर इसका भी ये है मैच द कॉलम वगैरह है, मैच द कॉलम बिल्कुल मैंने सामने सामने सब लिख चुका हूं बेटा, ठीक है। चलो देन इसका भी है, अब इसके भी ये क्या है, ये वन वर्ड वगैरह भी सब इसमें लिख दिया मैंने भैया, ठीक है। चलो अपन आगे चलते खड़ा खड़ा जल्दी से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चन सब खड़ा खड़ा जल्दी से करते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा बोलो क्या बोल रहे हैं, राइट द मीनिंग ऑफ सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, मतलब बेटा जो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी होती है, सीधी बात है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है ना, समाजवाद अर्थव्यवस्था, उसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक, तो ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान रखना वो लोग दूसरे नाम से पूछ लेते हैं, ठीक है, मतलब बुक में कुछ नाम और देते हैं और हर वो उधर उधर से पूछ लेते हैं कुछ। बेटा क्या बोल रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था जिसमें ये क्या बनाएंगे कब बनाएंगे ये सब कौन तय करता है, सरकार तय करती है और सबके हितों के लिए करती है, वेलफेयर के लिए करती है, खत्म बात, ठीक है। उसको भी क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। फिर इसका बेटा क्या बोल रहे हैं, मार्केट इकोनॉमी क्या है, तो बेटा वो जो पूंजीवाद होती है ना, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो भैया कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है भैया, वो इकोनॉमी, ये देखो वो इकोनॉमी जिसमें भैया सब कुछ क्या होता है भैया, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सब कुछ किसके कारण होता है भैया, प्रॉफिट के कारण, क्योंकि जितने ज्यादा प्रॉफिट हो सकेगा हम वही बनाएंगे वही बेचेंगे, उसको भी क्या बोला जाता है, मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। इसमें बेटा गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होता है, इंटरवेंशन नहीं होता है, ठीक है। चलो देन इसका भी अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया 7th वाला। बेटा क्या बोल रहे हैं 7th वाले क्वेश्चन में, बेटा कंजम्पशन फंक्शन का क्या बनाना है, क्या लिखना है, फॉर्मूला, ठीक है, किसका भैया, कंजम्पशन फंक्शन का। तो भैया कंजम्पशन फंक्शन का ये फॉर्मूला लिखा हो बेटा बकायदा, मस्त, ठीक, आपको पता होना चाहिए भैया, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट वो आएंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह उनमें भी बेटा काम आते हैं। बेटा कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या बेटा, सी, बड़ा सी, ठीक है, इक्वल टू छोटा सी प्लस बी फॉर बॉल और वाई, ठीक, बाय कैपिटल बेटा। अब यहाँ पे बेटा सी का मतलब है टोटल कंजम्पशन, टोटल उपभोग कितना करा है, सी का मतलब बेटा बेसिक जो ऑटोनोमस कंजम्पशन बेटा वो क्या है, बी मतलब बेटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है, ठीक है। फिर इसका भैया क्या, वाई मतलब इनकम, ठीक, बस इतना है भैया। अब अपन बात करते भैया, उन्होंने 7th का और क्या बोला था बेटा, 7th का और बोला था भैया मीनिंग भी लिखना है और गिवन गुड्स के दो एग्जांपल भी देना है। तो बेटा गिवन गुड्स क्या होता है भैया, देखो गिवन गुड्स बेटा वो होते हैं, वो इंफीरियर गुड्स, वो निम्न कोटि के गुड्स होते हैं बेटा, जिनका भैया क्या बोल रहे हैं, जिनका बेटा प्राइस के साथ बेटा पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ती है तो इनकी डिमांड वगैरह बढ़ जाती है, ठीक है। क्या बोल रही है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक। गिवन गुड्स इज अ लो इनकम, ठीक है, आ नॉन लग्जरी प्रोडक्ट, ये नॉन लग्जरी प्रोडक्ट है, लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। अब इसके एग्जांपल वगैरह कौन कौन से बेटा, तो भैया इसके एग्जांपल भैया राइस वगैरह ये जो रहते हैं ये होता है बेटा, ठीक, ये गिवन गुड्स के एग्जांपल ब्रेड है, राइस है, व्हीट है, ये सब, ठीक है। चल मतलब ध्यान रखना, इनकम कल तो वो बढ़ती है, प्राइस के साथ भी वो कैसा रिलेशन रखते हैं, ये पॉजिटिव रिलेशन रखते हैं, ठीक है। चलो ये अपना भैया गिवन गुड्स वाला हो गया था। अब अपन आगे चलते भैया 8th वाला पॉइंट बेटा क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी, और उसी का और बेटा क्या है, ऑर्डिनल अप्रोच। अपने को कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों बताना भैया, ठीक है, गणनावाचक और भैया क्रमवाचक। तो भैया देखो कार्डिनल यहीं पे मैं समझाता हूं बेटा, कार्डिनल मतलब क्या होता है, वो उपयोगिता, वो यूटिलिटी जिसको बेटा अपन नंबरों पे काउंट कर सकते हैं, जिनको अपन संख्या में क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, तो बेटा उनको भी ये बोलते हैं गणनात्मक, ठीक है, जिनके हम संख्या में गणना कर सकते हैं। मुझको भी कोई भी चीज खाने से कितनी उपयोगिता मिली, अगर मैं उसको काउंट कर पा रहा हूं तो बेटा वो कार्डिनल है। और अगर मैं उसको काउंट नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, बस मैं उसको कहते रैंक दे रहा हूं, ठीक है, बता रहा हूं भैया कि इससे ज्यादा मुझको ये वाली चीज पसंद है, ठीक है, एप्पल से मुझको कम यूटिलिटी मिली और मैंगो से मुझको ज्यादा यूटिलिटी मिली, इससे उपयोगिता कम है और इससे उपयोगिता ज्यादा है। मतलब मैंने भी एक क्या बना दिया भैया, रैंक दे दी, ठीक है, कि इससे ज्यादा मुझको इससे यूटिलिटी मिलती है, इससे अच्छा बेहतर वो है, उससे बेहतर वो है। मतलब मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, संख्याओं में गणना नहीं की जा सकती, बल्कि हम भैया उसको क्या कर सकते हैं भैया, स्थान दे सकते हैं कि ये इससे पहले स्थान पर आएगा, ये उसके बाद में स्थान आएगा, ठीक। इसको भी रोज आना है और इसी टाइम पे चल अपन बेटा बात करते हैं भैया रिटर्न टू स्केल क्या होता है और भैया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। याद करो रिटर्न टू फैक्टर भी अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो देखो रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू फैक्टर, ये वेरिएबल यहीं पे मैं बता देता हूँ खड़ा खड़ा। बेटा रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है, जब हम सारे फैक्टर, सारे तत्वों को बेटा क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं और उसके कारण बेटा उत्पादन पर जो असर पड़ता है, ठीक है,
वृद्धि हुआ, कमी हुई, जो भी हुई, तो भैया उसको भी क्या बोला जाता है, रिटर्न टू स्केल बोला जाता है। ठीक है, जब सारे ही फैक्टरों का, सारे ही तत्वों का, उत्पादन के समस्त तत्वों को भी क्या कर देते भैया, क्या करते हैं, चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उसके कारण भी उत्पादन पे जो असर पड़ता है उसी को भी क्या बोला जाता है, रिटर्न टू स्केल बोला जाता है। ठीक है, जब सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज करते हैं तो रिटर्न जो स्केल प्रोडक्शन रहता है, प्रोडक्शन पे जो असर पड़ता है उसको भी क्या बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, हम सिर्फ वेरिएबल प्रोपोर्शन को ही क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, मतलब सारे फैक्टरों को चेंज नहीं कर रहे हैं, या तो एक को चेंज कर रहे हैं या एक को छोड़कर सारों को चेंज कर रहे हैं, एक को छोड़कर सारों को चेंज कर रहे हैं, तो भैया प्रोडक्शन पे जो असर पड़ता है उसको भी क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, इन सब का बेटा ये थ्योरेटिकल पोर्शन वगैरह सब मिल जाएगा तुम लोग को। ये देखो भाई, 8th का कार्डिनल वाला और ऑर्डिनल वाला, फिर 9th का बेटा, 9th का रिटर्न टू स्केल वाला, और 9th का ये और वाला। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सबका आंसर वगैरह सब तुमको मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश सारी पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, वो भी आपको सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। ठीक है, चलो देन इसका भी अपन आगे चलते फिर। चलो ये इसमें भैया 10th का, और 10th का एक ऊपर वाला दिया है, क्या दिया भैया, राइट द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी अवसर लागत क्या होती है और उसका एग्जांपल देना है। ठीक, तो भैया देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है भैया, सीधी बात है भैया, मुझको अगर कोई बेस्ट चीज मिलने वाली है तो उसके लिए मुझको पुरानी चीज को करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो ये पुरानी चीज को जितना मैंने त्याग करा है, ठीक है, इसी को भी मैं बोलता हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि इसके त्यागने के बिना मुझको वो अवसर, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। तो भैया जितना अपन त्याग देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, उसी को भी क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, मीनिंग वगैरह लिखा हुआ बेटा। ठीक, बाकी चलो ये चलते हैं, उसका 10th का वो भी और वाला भी है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इसी में बेटा मैंने एग्जांपल वगैरह भी दे दिया है। ठीक है, अगर भैया तुमको कुछ नई चीज खरीदनी तो पुरानी चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसका भी अपन आगे चलते हैं। 10th का और वाला पहले क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। प्राइस लाइन क्या है, प्राइस लाइन को बेटा अपन बजट लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए बेटा उसका आंसर भी अपन ने लिखा हुआ है। क्या बोल रहे भैया, प्राइस लाइन मतलब सीधी बात है, जब हम दो कमोडिटी खाते हैं, ठीक है, तो कुछ कॉम्बिनेशंस निकलते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना हमारी इनकम, पूरी इनकम खर्च करने के बाद हम कितने कॉम्बिनेशंस खा सकते हैं। ठीक है, पूरी इनकम खर्च करने के बाद हम कितने कॉम्बिनेशंस खा सकते हैं, कितने गुड्स का जो बंडल है, कॉम्बिनेशन है, वो हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो जब उसको हम लाइन पर दिखाते हैं तो भी उसी को क्या बोलते हैं, बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन बोलते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा हूं, जब हम दो कमोडिटी खाते हैं तो बहुत सारे बंडल आते हैं अपने सामने, ठीक है, कॉम्बिनेशन, लेकिन हमारी इनकम, पूरी इनकम खर्च करने के बाद हम उनमें से कितने बंडल कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, तो उनको जब अपन लाइन पे दिखाते हैं तो बेटा वही प्राइस लाइन होती है, बजट लाइन होती है। ठीक है, चलो देन इसका भैया अपन बात करते हैं। 11th क्वेश्चन क्या लिखा भैया, बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी के बेटा दो विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था और माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस। तो भैया क्या बोल रहे भैया, मिश्रित अर्थव्यवस्था की सबसे पहले बेटा विशेषता क्या बेटा, को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल सेक्टर, समस्त जो सेक्टर होते हैं बेटा उन सबका क्या होता है भैया, मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें प्राइवेट भी होता है, पब्लिक भी होता है, सब होते हैं बेटा। सोशल वेलफेयर, इसमें बेटा कहीं ना कहीं प्रॉफिट के लिए भी काम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ सोशल वेलफेयर, समाज के उत्थान के लिए भी काम करते हैं। ठीक, और 11th का बेटा और में बेटा क्या था, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस। तो देखो मैंने इसको 4-5 पॉइंट इसके समझाए, ताकि भैया तुमको अगर 4 एक नंबर में आता तो भी तुम बेटा लिख सको। सबसे पहले तो बेटा मीनिंग हो गया। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब भैया व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है भैया, जो छोटी छोटी चीजों की स्टडी करते हैं उसको माइक्रो बोलते हैं, जो बड़ी चीजों की स्टडी करते हैं उसको मैक्रो बोलते हैं। देन इसका भैया स्कोप, तो बेटा माइक्रो का स्कोप क्या होता है, संकुचित है, मतलब छोटा है, और मैक्रो का स्कोप बड़ा है। देन इसका बेटा क्या बोल रहे हैं, इवैल्यूएशन, तो बेटा ये माइक्रो जो है वो मैक्रो से पहले इवॉल्व हो गए, जबकि ये बेटा कब हुआ है, जब कीन्स चच्चा ने बेटा एक बुक का नाम लिखा था। ये बुक का नाम भी बेटा ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं वो लोग। देन इसका बेटा क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी ये सिंपल होती है, वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये इसको प्राइस एनालिसिस भी बोलते हैं, प्राइस थ्योरी, और इसको बेटा इनकम एनालिसिस बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, लास्ट वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये अपना भी 11th क्वेश्चन भी हो गया। चलो अब इसका भी अपन आगे चलते हैं, क्या ये हो गया। अब भैया अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा क्या लिखा हुआ है, बार्टर सिस्टम के क्या बताने, दो लिमिटेशंस और मनी के दो फंक्शंस बताने। ठीक, चलो तो भैया बार्टर सिस्टम के दो बुरी बात, सबसे पहली बुरी बात बेटा क्या, डबल कोइंसिडेंस, बेटा दोहरे संयोग अपने को चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये मान लो मेरे पास गेहूं है, ठीक है, ज्यादा मात्रा में, मुझको चावल चाहिए, तो भैया मुझको ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास चावल हो, पहली बात, पहला संयोग, और उसको मेरा ये जो एक्सेस गेहूं है उसकी जरूरत हो। ठीक, फिर इसका भी बोल रहे हैं बेटा लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट, यार अब मैं उससे चावल मान लो 1 क्विंटल ले रहा हूं, तो मैं उसको गेहूं कितना दूं, 1 क्विंटल, 1.5 क्विंटल, कितना, तो एक कॉमन नापने का एक क्या है, कहते माध्यम नहीं बन पाता है। ठीक है, ये दो इसकी बुरी बात रहती है। देन इसका बेटा मनी के दो फंक्शंस क्या है, कार्य क्या है, तो बेटा सबसे पहला कार्य बेटा क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कोई भी चीज को आज अपने को अगर एक दूसरे से विनिमय करना है, एक्सचेंज करना है, विनिमय का माध्यम, तो भी अपन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है भाई, आज तुमको कुछ भी चीज बदलनी है, एक्सचेंज करनी है, ठीक है,
भैया वो कितने रुपए में दोगे, उसका पैसा बता दो, ये लो, और हमारी चीज ये ले लो। ठीक, सीधी बात है। तुमको कुछ भी आज चाहिए दुकान पर, तुम जाते हो, पैसा देते हो, सामान ले आते हो। कोई भी एक्सचेंज करना है पैसे के माध्यम से अपन आसानी से कर सकते हैं। और मेजर ऑफ वैल्यू, हर चीज की कीमत को हम किस में नाप सकते हैं? पैसों में नाप सकते हैं। ये दो इसके बेटा क्या प्राइमरी फंक्शंस हैं। ठीक है, चलो ये होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गए। अपन आगे चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 13। अभी ये सिर्फ थ्योरी चल रही है, अब आएगा 14 से न्यूमेरिकल। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं भैया? राइट टू कॉज ऑफ डिमांड फॉर मनी। बेटा मनी की डिमांड लोग क्यों करते हैं, ये आपको बताने दो कारण, और बेटा दो फंक्शन बताने कमर्शियल बैंक के। ठीक है, तो यहां पर तो हो गया ये। चलो बोलो, क्या बोलो भैया? लोग पैसे की डिमांड क्यों करते हैं, मनी की डिमांड क्यों करते हैं? तो देखो उन्होंने दो पूछे थे, अपन ने शायद से 3 लिखे बेटा। ठीक, क्या बोलो भैया? ट्रांजैक्शन, सीधी बात है, ये सबसे पहले तो ये लेन देन करना, इसलिए लोग पैसे की डिमांड करते हैं। फिर बेटा बोले क्या बोल रहे हैं? प्रिकॉशनरी रीजन। ठीक है भैया, क्या होता है कई बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम वगैरह आती है, तो उसके कारण बेटा हम क्या करते हैं? पैसों की डिमांड करते हैं। और थर्ड बेटा क्या लिखा है? स्पेकुलेटिव रीजंस। ठीक है, सट्टा इधर उधर करना, पैसा को इधर से उधर करना है। ठीक है, उन सब के लिए भी अपन क्या करते हैं भैया? अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं? पैसों का डिमांड करते हैं। सीधी बात है, तुम लोग जो आरबीआई वगैरह कमर्शियल बैंकों से पैसे क्यों मांग रहे हो? तो भैया इन मेन कारण उनका क्या ये है, पैसों की डिमांड लोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, ये 3 कारण है। ठीक, देन इसका बेटा कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या क्या है? तो ये कमर्शियल बैंक के बेटा 2 फंक्शन मेन, एक होता है बेटा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ये 13 का और वाला है, मतलब लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना भी कमर्शियल बैंक का काम है, वाणिज्य बैंक का। और भैया लोगों को भी लोन देना भी क्या है? कमर्शियल बैंक का काम है। ये 2 प्राइमरी फंक्शन थे। ठीक है, अब देखो, अब मैं तुमको बता रहा हूं भाई क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बेटा क्या है? न्यूमेरिकल है। देखो पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख लेना। देखो बोलो क्या बोल रहे हैं? इफ द वैल्यू ऑफ एमपीएस की वैल्यू कितनी है? 0.75, तो बेटा तुमको एमपीसी निकालना है, पहली बात। फिर बेटा बोलो क्या बोल रहे हैं? इफ द वैल्यू ऑफ एमपीसी 0.4 है, तो एमपीएस निकालना, मतलब एक में एमपीएस दे दिया, एमपीसी निकालना, एक में एमपीसी दे दिया, एमपीएस निकालना। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं होता है, मैं यहीं कहीं भी तुमको सॉल्व करके बता देता हूं। देखो जैसे भैया एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, एक काम करो, रहने दो भैया, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके करा हुआ है, वही बता देता हूँ, खड़ा खड़े टाइम बहुत लग जाएगा नहीं तो। देखो एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तुमको एमपीसी निकालना है पहले वाले क्वेश्चन में, 14 वाले में, और एमपीएस कितना दिया भैया? 0.7 दिया हुआ है, 75, और इक्वल टू 1। तो बस एमपीसी को इधर रहने दो, 0.75 को उधर ले आओ, माइनस कर दो, खत्म बात, क्लियर है। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 14 का और वाला है, इसमें क्या दिया था? एमपीसी दिया हुआ था, एस निकालना था। तो बेटा एमपीसी प्लस एमपीएस सेम वही, इक्वल टू 1 होता है। एमपीसी की जगह 0.4 लिख दिया, एमपीएस की जगह वही का वही लिखा दिया, इक्वल टू 1। एमपीएस इधर रहने दिया, एमपीसी उधर लेकर चले गए, 0.4 को माइनस कर दी, कितना? 0.6, खत्म बात, क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 14 अपना हो गया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो बेटा ले लेना सॉल्यूशन का। ठीक, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अब बेटा अभी तक आज तक कभी नहीं पूछे थे, अब पूछने लग गए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी सेम वही चीज है बेटा। क्या बोल रहे भैया? न्यूमेरिकल दे दिया है। ठीक है, थोड़ा सा अलग इसमें क्या है बेटा? इफ द वैल्यू ऑफ एमपीसी, अगर एमपीसी की वैल्यू 0.2 है, तो बेटा वो लोग मल्टीप्लायर पूछ रहे हैं। और ऐसे यहां पर बेटा वो लोग बोल रहे हैं अगर एमपीएस की वैल्यू दी है, अभी सी दिया था, एस दिया है, अगर एमपीएस की वैल्यू 0.5, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? तो ये भी बेटा अपन ने सॉल्व करके रखा हुआ है। देखो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है, आर से अपन डिनोट करते हैं, इक्वल टू, देखो इसका एक और फॉर्मूला होता है वैसे तो, ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई करके होता है, लेकिन एक मिनट देखो 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ये भी इसका फॉर्मूला है, और 1 अपॉन एमपीएस, ये भी इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, पहले क्वेश्चन में क्या दिया था? एमपीसी की वैल्यू दी थी ना, बस 1 में से ऊपर 1 लिखा, 1 में से 0.2 को माइनस करा, कितना आ गया? 0.8। अब भैया इसको काटापीटी करना है, तो बेटा ये हटाना और ऊपर एक 0 लगा देना, और 10 को 8 से क्या कर देना? डिवाइड कर देना, तो कितना आएगा? 1.25। ऐसे बेटा ये है आर इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, क्या भैया? 1 अपॉन एमपीएस, एमपीएस की वैल्यू 0.5 दी थी, इसको भैया हटाना, एक 0 लगाना, 10 को 5 से डिवाइड कर देना, 2 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 का ऊपर वाला और ये और वाला ऑप्शन वाला, दोनों अपन ने सॉल्व कर दिया है। ठीक, चलो अपन और आगे बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 16, फिर से वही थ्योरेटिकल वाली चीज आ गई है। सबसे पहले बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं? राइट द मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। भाई जो गवर्नमेंट डेफिसिट होता है उसके मेजर्स क्या क्या है, नापते कैसे उसको, मतलब गवर्नमेंट कितने घाटे में चल रही है। ठीक है, ये अभी तक नहीं आए। ठीक है, मतलब अलग तरीके से पूछा है उन्होंने। ठीक, सीधी बात है, बजटरी डेफिसिट कितने प्रकार के होते हैं, वो लोग ये पूछना चाहते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले बेटा क्या होता है? बेटा गवर्नमेंट घाटे में कितनी है वो अगर आपको निकालना है तो बेटा उसके 3 तरीके होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा बजट डेफिसिट उन्होंने लिखा मेन। ठीक है, बजट डेफिसिट का मतलब ये क्या होता है? टोटल गवर्नमेंट का जो खर्चा उसमें से टोटल कितना रेवेन्यू आया है सरकार के पास, वो बेटा क्या कर दो? माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा सरकार मेन घाटे में कितना है।
फिर इसका भी आता भैया, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा, फिर आता भैया क्या, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में भी ये क्या होता है, क्या बोल रहे हैं, द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर, सरकार का टोटल खर्चा उसमें से, लेकिन ध्यान रखना एक्सक्लूडिंग डेप्ट रीपेमेंट एंड इट्स रेवेन्यू, जो रेवेन्यू है सरकार के वो उसमें से भी अपन क्या कर देंगे माइनस, लेकिन ध्यान रखना इसमें से एक्सक्लूडिंग बोरिंग, इसमें बोरिंग जुड़ी हुई नहीं रहेगी। फिर बोल रहा हूं टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू माइनस कर दो, लेकिन ये जो रेवेन्यू होता है ना, रेवेन्यू, इस रेवेन्यू में क्या होता है, बोरिंग भी जुड़ी रहती है, मतलब सरकार ने कितनी बोरिंग ली है तो उस बोरिंग को हटा देना, तो अपने आप बेटा क्या निकल जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। इसका फॉर्मुला भी बेटा दिया हुआ है, बिल्कुल बाकायदा अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है, देख लेना वो एक बार। देन इसका डेवलप क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक क्या होता है ये, तो बेटा इसमें क्या होता है भैया, जो फिस्कल डेफिसिट आया था ना उसमें से बेटा हम ब्याज का पैसा और हटा देंगे, क्योंकि भैया लोन लिया था तो ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना, वो और हटा देना बेटा, तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। और मेन जो होता है बेटा रेवेन्यू डेफिसिट, क्या लिखा हुआ भैया, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब भैया सिर्फ रेवेन्यू इनकम को अपन माइनस करेंगे रेवेन्यू खर्चों में से, ठीक। तो भैया वो लोग क्या बोल रहे हैं, सरकार के जो रेवेन्यू क्या होते हैं एक्सपेंडिचर, उसमें से अपन रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर देते हैं, ठीक है, आगमगत व्ययों में से आगमगत आय को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो बेटा वो क्या बन जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। बाकी ये सब फॉर्मूले वगैरह कुछ लिखे हुए हैं, एक आध दो पॉइंट कुछ अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं। चलो अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट में ये सब होता है वो सब होता है। चलो अब इसके बाद अपन आगे चलते भैया 16th वाले का, और में बेटा क्या था, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव। तो भैया गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव भी क्या है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। भैया देश में जितने भी संसाधन है, ठीक है, उनको रीएलोकेट करना है। इसका मतलब ये देखो क्या होता है, पूरा पैसा एक तरीके से अमीरों के पास चला जाएगा ऐसे तो भैया सरकार क्या करती है, टैक्स वगैरह के माध्यम से अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाती है, गरीबों पे कम टैक्स लगाती है, ठीक है, या फिर उनसे पैसा लेकर जो अमीर लोग रहते हैं उनसे टैक्स लेकर गरीबों में क्या कर देती है, बांट देती है। यही तो काम कर रही है सरकार, ठीक है, अमीरों से टैक्स लेगी और गरीबों में क्या कर देगी, एलोकेट कर देगी, तो भैया वितरण कर देती है, साधनों का क्या हो जाता है, वितरण हो जाता है। देन इसका डेवलप रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ठीक है, जो अमीर और गरीबों में जो भेद है, ठीक है, जो भैया बहुत ज्यादा गहरी खाई बन गई है, तो उसको भी कम करने का काम करते हुए सरकार के बजट के द्वारा किया जाता है। उसका उद्देश्य होता है सरकार का कि भैया इसको क्या करे, कम करे। कैसे कम करे, इन पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं, इन पर कम लगाते हैं या फिर लगाते ही नहीं, और उल्टा ऊपर से इनको क्या देते हैं, सब्सिडी, ठीक है, तो इनकी भी इनकम, इनकी इनकम कम करी और इनकी इनकम क्या कर दी, बढ़ा दी। तो इन दोनों को बराबर करने का क्या करती है, सरकार काम करती है, ठीक है। दो एक पॉइंट है, ठीक है, वैसे तो मैंने तीन एक पॉइंट लिख दिए, ठीक। तीसरा पॉइंट भी क्या लिखा है, चार एक पॉइंट है इसमें, अगर ये बाई चांस मान लो चार एक नंबर में आता तो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक। फिर भी ये क्या बोल रहे हैं, सरकार पैसे की जो लेवल होता है, कई बार क्या होता है पैसा कोई भी चीज का, जैसे मान लो ये है, ठीक है, पेन है, इसका पेन का प्राइस कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो ये इसको स्टेबल रखने का काम, स्थिर रखने का काम भी कौन करती है, सरकार। किसके माध्यम से, बजट के माध्यम से, ठीक है। टैक्स कम लगाना, ज्यादा लगाना, ये सब करती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाना, देश में रोजगार सृजन करने का भी काम कह रहा था, सरकार का रहता है, किसके माध्यम से करती है सरकार, बजट के माध्यम से, ठीक है। चलो बहुत सारे पॉइंट है, तुमको कोई भी चार करने हैं ढंग से, भले वो 3 नंबर में आया क्वेश्चन तब भी। चलो ये अपना हो गया भैया। अब अपन आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ठीक। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में वो लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, डिफरेंस बिटवीन लिखना है डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, और एक और भी क्या लिखना है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज रेट में भी क्या डिफरेंस, ठीक है। तो खटाक से करना चालू करते हैं दोनों का। चलो तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, ये दिया बेटा डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। देखो इसका बस मीनिंग समझ लो, अपने आप तुम सब समझ जाओगे। भैया देखो हमारा जो डॉलर है, ठीक है, उस डॉलर के लिए हमको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं भैया, मान लो 80 रुपीज, 80 रुपए हमको देने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन सरकार ने बोल दिया नहीं, अब हम 85 रुपए देंगे। कितने, 50, कितने रुपए देंगे, 50। तो एक मिनट, ये 80 के बदले 50 किसने करा, सरकार ने। तो बेटा जब अपना देश की जो सरकार होती है वो बेटा अपनी करेंसी की औकात बढ़ाने के लिए, ठीक है, मूल्य को कम कर देती थोड़ा सा, ठीक। तो भी उसी को क्या बोला जाता है, डिवैल्यूएशन बोला जाता है। किसने करा ये हरकत, सरकार ने, ठीक। तो उसको बेटा डिवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। जबकि अगर खुद डिमांड और सप्लाई के कारण अपने आप 80 रुपए था, एक डॉलर कितने का था भैया, 80 रुपए का, अपने आप डिमांड और सप्लाई के कारण भी क्या हो गया, 70 आ गया, 60 आ गया, 65 आ गया, अपने आप कम हो रहा है, ठीक। तो बेटा उसको क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन। क्लियर भैया, ठीक है। चलो बाकी फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं, ये सरकार करती है, ये खुद हो जाता है डिमांड और सप्लाई के कारण। फिर बेटा ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में चलता है और ये बेटा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में चलता है, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच के डिफरेंस भी अपने को करना है, ठीक है। ये लो 17 का और वाला क्या था भैया, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो सेम बेटा यही डिफरेंस है जो अभी मैंने तुम लोग को बताया, मतलब इन्हीं का वो है, इन्हीं के आधार पर बेटा इन दोनों का
नाम आया है। ठीक बेटा, क्या बोल रहे हैं वो देखो, सबसे पहले तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये क्या होता है, हमारे देश की जो गांधी जी है पैसा, उसको छोड़कर दूसरे देशों का जितना भी पैसा है, चाहे वो डॉलर हो, पाउंड हो, कुछ भी हो, उनको बेटा फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। लेकिन $1 के बदले हम कितने रुपए दें, ये तय कैसे होगा? $1 के बदले हम कितने रुपए दें, वो तय कैसे होगा? तो बेटा अगर सरकार तय करेगी तो फिक्स एक्सचेंज रेट है, अगर खुद डिमांड और सप्लाई का अपने आप तय हो रहा है, ठीक, तो बेटा वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। ठीक है, बाकी फिर इसका कंट्रोल सरकार करेगी, इसमें अपने आप हो जाएगा। स्टेबिलिटी, ये स्थिर रहता है, ये स्थिर नहीं रहता है। 3 नंबर के हिसाब से भी अपन ने ये वाला क्वेश्चन भी खत्म कर लिया है। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 18 वगैरह पर भी आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा क्या था, एक था ये क्या, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या अंतर होता है, पूरक वस्तु और प्रतिस्थापन वस्तु में क्या अंतर होता है, और परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और परफेक्ट इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझाना है। तो ये दोनों क्वेश्चन में बेटा खड़ाक से मैं समझा देता हूँ, खड़ा खड़ा। ठीक, ऑलमोस्ट बेटा सैंपल पूरा खत्म की ओर आ गया, क्योंकि अब न्यूमेरिकल है, उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो सबसे पहले बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं, देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स समझाना है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो दो गुड्स होते हैं जो एक साथ क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, क्लियर भैया, वो दो गुड्स जो एक साथ इस्तेमाल होकर कोई एक क्या करते हैं, किसी एक आवश्यकता को पूरा करते हैं, वो होता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बाकी इसके बहुत सारी चीजों को मैंने इसमें एक्सप्लेन करा है। ठीक है, एग्जांपल से लेकर की पॉइंट वगैरह सब कुछ, ठीक, ताकि अच्छे से अपना शॉर्ट नोट बन सके। जबकि बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स बेटा वो दो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं, मतलब या तो ये इस्तेमाल कर लेंगे, अगर ये नहीं है तो ये इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या थे, दोनों एक साथ इस्तेमाल होंगे तभी वो चीज पूरी हो पाएगी। जैसे कार और पेट्रोल दोनों अगर साथ में इस्तेमाल होंगे तो ही अपन खुशी से मस्त लॉन्ग ड्राइव पे जा पाएंगे। फिर इसका भी सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, या तो ये, अगर ये यूज कर लिए तो ये नहीं करेंगे, ये यूज कर लिए तो ये नहीं करेंगे। चाय और कॉफी, या तो चाय पी लेंगे या तो कॉफी पी लेंगे। ठीक है, क्लियर भैया। तो दो ऐसी वस्तु जो एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल हो सकती है, उनको बेटा क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने भैया इनको एक्सप्लेन करा है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा आप लोग। चलो अब इसका भैया इसी में 18 के और में बेटा क्या था, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो देखो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, पूर्णतः लोचदार। ठीक, प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंज अगर आया या मान लो नहीं आया, लेकिन डिमांड में बहुत भयंकर चेंज आ गया, तो भी उसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, पूर्ण लोचदार। ठीक, इसका भी मैंने बताया। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, मतलब चाहे प्राइस कम ज्यादा हो, कुछ भी हो, डिमांड में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चाहे प्राइस इतना था, इतना है, इतना है, इतना है, कितना ही हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी उतनी की उतनी है, वो इधर से उधर खसकने वाली नहीं है। तो बेटा वो होता है क्या, परफेक्टली क्या, इनइलास्टिक। ठीक है, दोनों के ग्राफ वगैरह कोई मैंने समझा है कि दोनों के ग्राफ में क्या होता है और क्या नहीं होता, ध्यान रखना बेटा थोड़ा सा। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते भैया। नेक्स्ट, ये पूरा समझाया बेटा मैंने सब कुछ प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलो अब अपन बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में भैया दो क्वेश्चन है, दोनों में न्यूमेरिकल है, ऊपर भी और नीचे भी, और में भी न्यूमेरिकल है। ठीक बेटा, सबसे पहले बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं, बेटा सपोज डिमांड और सप्लाई कर्व आपको दिए हुए हैं, डिमांड कितना है भैया, इतना है, सप्लाई की क्या है, इतना है, और बोल रहे हैं बताओ फाइंड इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा। ठीक, तो देखो इक्विलिब्रियम जब होता है तो बेटा क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं, दोनों क्या होते हैं भैया, बराबर। तो बेटा कुछ मत करो, ये देखो, ये डिमांड का था, ये सप्लाई का था, जब इक्विलिब्रियम में होता है तो क्या होता है, दोनों चीज बराबर होती है, डिमांड और सप्लाई क्या होती है, बराबर। तो दोनों को बस बराबर बराबर रख दो, खत्म बात, अपने आप बेटा पी निकल जाएगा। ठीक है, मैथ्स अगर आपको आती होगी तो बेटा 1000 ये है, 700 को इधर लाए माइनस में, पी उधर गया प्लस में, 300 हो गया, ये 3p हो गया, पी को इधर, वो 3 को इधर लेकर आए, डिवाइड हो गया 100, प्राइस कितना आएगा 100, खत्म बात। क्लियर बेटा, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस कितना हो गया 100, आंसर। जबकि बेटा इसी का और में बेटा क्या था, देखो वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा और बड़ा है उससे, थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं बेटा, डिमांड और सप्लाई कर्व आपको दिए हुए, ठीक, ये दिया हुआ बेटा डिमांड का और ये दिया है सप्लाई का। ठीक, इक्वेशन बेटा तुमसे बोल रहे हैं व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तुमको क्वांटिटी बताना है, इसमें क्या बताना था, प्राइस, तो प्राइस निकाल देते अपन ने, इसमें बेटा वो लोग बोल रहे हैं क्वांटिटी बताओ। ठीक, तो कुछ मत करो, वही का वही करना है। ये देखो, ये क्वांटिटी वो डिमांड का था, ये सप्लाई का था, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं, ये लिख दिया, ये लिख दिया, वही दोनों इक्वेशन को बराबर लिख दिया। ठीक है, जैसे इसमें करा था, पहले तो भैया इधर उधर करके भैया पी निकल गए, कितने निकल गए, 50, लेकिन अपने को तो क्वांटिटी निकालनी थी ना, तो चाहे तुम इसमें रख दो, चाहे तुम इसमें रख दो, क्वांटिटी अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, अपन ने बेटा डिमांड वाले में रख दिया 700 माइनस पी कितना निकला 50, तो कितना गया 650, खत्म बात। क्लियर भैया, 19 का ऊपर वाला भी और 19 का और वाला भी। ठीक है, दोनों अपना हो गया भैया। अब अपन आगे चलते भैया क्वेश्चन नंबर 20 वगैरह अपन, चलो क्वेश्चन नंबर 20 का है भैया, अच्छा हाँ उसी में था। चलो क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा भैया,
थ्योरी, इंडिफरेंस कर्व की विशेषता बतानी है और यूटिलिटी की विशेषता बतानी है। ठीक है, तो दोनों का भैया ये लिखा हो भैया। देखो सबसे पहले भैया इंडिफरेंस कर्व की विशेषता क्या होती है, तो बेटा सबसे पहली विशेषता भैया कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, जो इंडिफरेंस कर्व होता है बेटा उद्गम से क्या होता है भैया, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, देन इसका भी लोग क्या बोल रहे हैं, स्लोप डाउनवर्ड, नीचे की ओर गिरता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अपने एक की उपयोगिता वो कंजम्पशन बढ़ाते हैं, दूसरे की कंजम्पशन क्या होता है, उपभोग कम हो जाता है। बेटा देन इसका भी बोल रहे हैं कभी भी बेटा एक दोनों दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी भी काटने वाले नहीं है। ये ऐसा जा रहा है और वो उसको ऐसे काटते हुए नहीं जा सकता। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेटा ध्यान रखिए सब। बेटा जितना ज्यादा हाई इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ज्यादा क्या देगा, सेटिस्फेक्शन देगा। क्यों देगा? ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ये भी ऑब्जेक्टिव। ठीक है भाई, ये इंडिफरेंस कर, फिर ये इंडिफरेंस कर, फिर ये इंडिफरेंस कर, तो जितने ज्यादा ऊपर इंडिफरेंस कर वो उतनी ज्यादा क्या देगा, यूटिलिटी देगा। देन इसका भैया और वाला भी अपन कर लेते हैं। ठीक, और वाले में बेटा क्या था, यूटिलिटी की विशेषता। तो बेटा सबसे पहले यूटिलिटी की विशेषता बेटा क्या थी, बेटा ये इट डज नॉट रेफर्स टू इंट्रिंसिक यूटिलिटी, मतलब कोई चीज दिख कैसे रही है फिजिकल अपीयरेंस से पता नहीं चलता, बल्कि अपने को उसके अंदर की चीज इस्तेमाल करके क्या होता पता चलता है, उसके आंतरिक शक्ति से यूटिलिटी पता चलती है। पहली विशेषता है। देन इसका बेटा साइकोलॉजी, ये बेटा सिर्फ एक दिमाग की उपज है। असल में कोई भी चीज से कुछ मिलता नहीं है, बस अपने को दिमाग में है कि हाँ यार ये चीज मैं खाऊंगा तो मुझको उपयोगिता मिलेगी, बस वो होता है। देन इसका बेटा ये रिलेटिव टर्म है। ठीक है, मतलब किसी पर निर्भर है। किस पर निर्भर भी है? इच्छा पर। अगर तुमको किसी चीज की चाहत है, इच्छा है, तो तुमको यूटिलिटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, तुमको अगर मान लो चाहत नहीं है, करेले की चाहत नहीं है, तो तुम कितनी करेले खा लोगे, मिलेगी क्या यूटिलिटी? नहीं मिलेगी, और उल्टी करोगे। ठीक, चलो देन इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, और भी पॉइंट बेटा, इट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड, चाहत की इच्छा कितनी है तुमको। देखो इच्छा चाहत होना और उसमें भी भयंकर चाहत होना फर्क है। तो तुमको अगर बहुत भयंकर चाहत है तो तुमको बहुत भयंकर यूटिलिटी मिलेगी, नहीं है चाहत, नॉर्मल चाहत है तो नॉर्मल यूटिलिटी मिलेगी। ठीक, खत्म। ये होगा बेटा 20 वाला। अब अपन आगे चलते हैं, ये उसी का 5 पॉइंट लिख दिए मैंने, 4 की जगह 5 कर दिए, तुमको जितने याद करना कर सकते हो बेटा। अब बेटा अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है भैया अपना, क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, दिख रहा है भैया प्रॉपर। बेटा बोलो क्या बोले, टेबल दिया हुआ लेबर का, ठीक है, और प्रोडक्शन का, टोटल प्रोडक्शन का। आपको बेटा क्या निकालना है, एवरेज प्रोडक्ट निकालना और मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। ठीक, तो देखो ये लेबर दी हुई है 0 से 5, टोटल प्रोडक्शन दिया ये। ठीक, लेबर दी हुई है, टोटल प्रोडक्शन दिया, एवरेज निकालना है। तो बेटा एवरेज कैसे निकलते हैं, जब अपन टोटल को किससे डिवाइड कर देते हैं, जो क्वांटिटी वगैरह रहती है ना उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो बेटा टोटल को इस वक्त क्या बेटा लेबर दी हुई तो लेबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, लेबर की क्वांटिटी कितनी है, तो बेटा 0 को 0 से डिवाइड करो 0, 15 को 1 से डिवाइड करो 15, 35 को 2 से करो तो 17.5, 50 को 3 से करो तो 16.6, 48 को 4 से करा 12, 40 को 5 से करा 8। अब एक मिनट, मार्जिनल कैसे निकलता है, तो भैया नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करते आओ टोटल में से। तो देखो 0 में ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो 0 का 0 गया, 15 में से 0 गया 15, 35 में से 15 गया 20, 50 में से 35 गया 15, 48 में से 50 गया मतलब माइनस का 2, 40 में से 48 गया माइनस का 8। ठीक है, ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करा है। ठीक, सेम ऐसा का ऐसे भी का और वाला क्वेश्चन है, क्या बोले भैया, ये फॉलोइंग टेबल दिया है जिसमें एवरेज प्रोडक्ट दिया है, इसमें टोटल प्रोडक्ट दिया था, इसमें एवरेज प्रोडक्ट दिया है, और तुमको लेबर भी दी हुई है। तुमको क्या निकालना है, टोटल निकालना और मार्जिन निकालना है। ठीक है, अब एक मिनट, तो सबसे पहले तो ये डब्बा बना लिया 1 से लेके 6, एवरेज दे दिया, लेकिन एक मिनट टोटल निकालना है। तो टोटल कैसे निकलता है, देखो अभी अपन ने पढ़ा था एवरेज कैसे निकलता है, टोटल अपॉन एल। तो भैया एल को अगर मैं इधर लिया इनटू में तो टीपी निकल जाएगा। ये लो बन गया फॉर्मूला, रटना नहीं होता फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बस याद करो, अपने आप सब बन जाएगा। तो टोटल कैसे निकलेगा बेटा, एपीएल को किससे डिवाइड कर दो, एपी को किससे डिवाइड कर दो, एल से। तो 2 का 1 से इंटू करो तो 2, 3 दूनी 6, 4 3 12, बस इनका इंटू करते आओ, ये निकलता आएगा। ठीक है टोटल। लेकिन एक मिनट, अब भैया तुमको मार्जिन निकालना था, सीमांत, तो सीमांत कैसे निकलेगा, माइनस करते आओ। तो 2 में से ऊपर कुछ नहीं है, तो 2 में से कुछ नहीं है, 0 है, माइनस करा तो कितना गया 2, 6 में से 2 गया तो 4, 12 में से 6 गया तो 6, 18 में से 12 गया तो 6। क्लियर है, बस इस तरीके से भी होता जाएगा। ठीक है, 21 में से 20 गया तो 1, खत्म। क्लियर है, ये होगा भी अपना क्वेश्चन नंबर 21, ऊपर वाला भी और वाला भी। अब अपन आगे चलते भैया क्वेश्चन नंबर 22। तो भैया क्वेश्चन नंबर 22 में भैया सबसे पहले ये देख लो भैया, हिंदी में भी लिखा हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों से अपने को भैया आय विधि के द्वारा नेशनल इनकम निकालनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर अपन नेशनल इनकम की बात करें, तो जब नेशनल इनकम का अपन वो इनकम मेथड की बात करें, तो इनकम मेथड के जो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं क्या भैया, प्राइम, ठीक है, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जब इनको प्लस करते हैं तो बेटा एनडीपी एट एफसी निकलता है, जबकि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, एनएनपी एट एफसी। तो पहले तो ये निकालो एनडीपी एट एफसी। अब ये कैसे निकलेगा, प्रॉफिट, तो देखो प्रॉफिट भी टुकड़ों में दिया हुआ है, ये एक डिविडेंड वाला, लाभांश वाला, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वाला और कॉर्पोरेट टैक्स, इन तीनों को प्लस करते हैं तब मेन प्रॉफिट बनता है। तो भैया इन तीनों को प्लस कर लिया, इंटरेस्ट पका पका सब पका पका दिया था। ठीक है, इंटरेस्ट पका पका दिया था,
मिक्स्ड इनकम पक्की पकाई दी थी, ठीक है, और जो कंपल्सरी ऑफ एम्प्लॉय वगैरह था वो रेम्यूनरेशन 8,000 सब पका पका दिया था। कितने निकले हुए? 12,700। लेकिन अपने को नेशनल इनकम निकालनी, तो नेशनल इनकम कैसे निकलेगी? एनएनपीएट एफसी। तो एनडीपीएफ एफसी में तुमको देखो एन कुछ नहीं करना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। तो बेटा जब नेशनल में जाना है तो बेटा एनएफआई को कर लो प्लस, मतलब हमने विदेश से कितना पैसे कमाया वो प्लस कर लो। तो बेटा देखो एनडीपीएट एफसी कितना निकला था ये, और राष्ट्र विदेशों से कितना पैसे कमाया अपन ने, तो बेटा ये लिखा है माइनस का 500, तो प्लस करना था लेकिन ब्रैकेट में माइनस 500 लिख दिया, तो प्लस माइनस 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 कर दिया 12,700। करोड़, अगर करोड़ में होगा तो बेटा करोड़ लिख देना, खत्म बात। ध्यान रखना करोड़ लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो गलत कर देंगे वो लोग। क्लियर है? चलो अब इसका भी है नेक्स्ट, एसी का क्या बोलते हैं 22 की भी अपने को और वाला भी करना है। ये अपन ने भी 22 करा था ना, हाँ 22 का और वाला खत्म बेटा, बस खत्म क्यों आ गए अपन लोग बेटा। 22 का और में क्या लिखा है बेटा? नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, मतलब एनएनपीएट एफसी दिया हुआ है, डोमेस्टिक मार्केट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया मार्केट प्राइस पर, विदेश से इनकम दी और इनडायरेक्ट टैक्स दिए हुए। तो देखो तुमको दो चीज दी हुई है मेन, देखो एनएनपीएट एफसी दिया हुआ है और जीडीपीएट एमपी दिए हुई है, जीडीपीएट एमपी और कुछ चीजें दी हुई है। तो देखो तुमको यहां से यहां पहुंचना, यहां से यहां, तुमको मेन पता है क्या निकालना है? डेप्रिसिएशन निकालना है। तो बस तुम एक तरफ ये वाला लिख दो एनएनपीएट एफसी और एक तरफ क्या लिख दो? जीडीपीएट एमपी। अगर मैं जीडीपीएट एमपी को इधर लिख देता और इसको इधर लिख देता तो भी मैं सॉल्व कर लेता, ठीक है। चल तो देखो क्या बोल रहे हैं, पहले जी से एन में जाना है तो डेप्रिसिएशन को हटाना पड़ता है, तो ये माइनस डेप्रिसिएशन। फिर बेटा डोमेस्टिक से नेशनल में जाना रहता है तो एनएफआईए को प्लस करते हैं, तो प्लस एनएफआईए। और मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में आना है, देखो पी तो पी रहेगा, मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में आना है तो ये एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी कर दो, माइनस कर दो। अब एक मिनट, अपने पास सब कुछ दिया बेटा, एनएनपीएट एफसी दिया हुआ है, जीडीपी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ही निकालना तो वो तो दिया नहीं रहेगा बेटा। एनएफआई कितना दिया? 100 और एनआईटी कितना दिया गया? माइनस का वो ये 150, तो माइनस कर दिया अपन ने, सबको प्लस माइनस कर दो बेटा, अपने आप डेप्रिसिएशन क्या निकल गया? 200 निकल गया। क्लियर है भैया? चलो बस अब एक लास्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं बेटा। देखो पहले वो लोग बोल रहे बेटा मल्टीप्लायर जो है, ठीक है, गुणांक, ठीक है, विनियोग गुणांक जो है मल्टीप्लायर, उसको बेटा समझाओ वो भी एग्जांपल के साथ, ठीक, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया, बस खत्म। क्लियर है? तो भैया सबसे पहले भी क्या, देखो ये है थ्योरी, ठीक, वो लोग बोल रहे हैं बेटा मल्टीप्लायर का मतलब होता क्या है। तो देखो कुछ नहीं है, आप जब इनिशियल स्टार्टिंग में बेटा जब आप कुछ इनकम लगाते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, कभी ये इन्वेस्टमेंट करते हो, सॉरी इनकम नहीं, कभी ये इन्वेस्टमेंट करते हो, तो बेटा वो इनकम आती है, ठीक है, वो बेटा इनकम कई गुना बढ़कर आती है। तुम इन्वेस्टमेंट लगाते हो, वो इनकम कई गुना बढ़कर आती है, ठीक है। तुमने 200 रुपए अगर लगाए ना तो वो इनकम पता नहीं 1000 हो जाएगी, 1200 हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। तो भैया तुमने जरा से इन्वेस्टमेंट लगाया लेकिन इनकम बहुत ज्यादा आ रही है उसके बाद में, तो बेटा उसी को क्या बोलते हैं? इसका मतलब वो इनकम जो आपने इन्वेस्टमेंट करा है, इन्वेस्टमेंट में कई गुना 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 मल्टीप्लाई होकर भी क्या हो रहा है? इनकम मिल रही है, तो बेटा उसी को भी क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोला जाता है। क्लियर है? ये उसका मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देख लेना बेटा। यहाँ पर बेटा वो लोग बोल रहे हैं फॉर्मूला क्या है बेटा मल्टीप्लायर का, तो बेटा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/1 माइनस एमपीसी। ये अभी अपन ने 2 नंबर का जो क्वेश्चन करता उसमें बेटा यही फॉर्मूला अपन ने लगाया था, ठीक है। यहाँ पे एमपीसी क्या है वो बता दिया, तो ये पूरा जो मैंने लिखा है आंसर, ठीक, उसी तरीके से भी तुम लोगों को करना है, उसको लिखना है, ठीक है। अब बेटा वो लोग बता रहे हैं कि मल्टीप्लायर को ये निकालेंगे कैसे, एक एग्जाम्पल वगैरह बोल रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो बेटा वो लोग बोल रहे हैं सपोज मान लो गवर्नमेंट ने 100 मिलियन से क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, और एमपीसी कितना भैया 0.8 था, मतलब लोग कितना खर्चा करते हैं। तो भैया देखो मल्टीप्लाई कैसे निकलेगा? 1/1 माइनस एमपीसी, मतलब कितना आएगा? 5, ठीक। आगे बेटा वो लोग बोल रहे हैं टोटल इंपैक्ट, द टोटल इंक्रीज इन इकोनॉमिक आउटपुट, तो भैया जीडीपी कितनी बढ़ जाएगी? तो भैया इंपैक्ट कैसे निकलेगा भैया? जो स्पेंडिंग करिए उसका मल्टीप्लायर से इंटू कर दो। तो बेटा सरकार ने 100 रुपए लगाए थे और 5 गुना मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा कितना होगा? 500 मिलियन, ठीक। अब बेटा इस चेन को उन्होंने एक्सप्लेन करा है, कैसे एक्सप्लेन करा? देखो सबसे पहले बेटा सरकार ने 100 मिलियन लगाए, ठीक है, $100 मिलियन लगाए, ठीक है, डायरेक्टली इंक्रीज द इनकम बाय 100, तो भैया आपकी इनकम क्या होगी भैया? $100 बढ़ गई, ठीक। तुमने अगर 100 रुपए लगाए होंगे तो इनकम भी 100 ही बढ़ेगी ना, ठीक। तुमने इन्वेस्टमेंट कितना करा? 100, तो इन्वेस्टमेंट में 100 तो पड़ेगी ना, मतलब तुम्हारा मतलब इनकम 100 हो गई है। लेकिन एक मिनट आगे क्या बोल रहे हैं? अब राउंड 2 क्या होगा? रेसिपिएंट ऑफ 100 मिलियन, जिन लोग बेटा सरकार ने अगर इन्वेस्टमेंट करा है तो किसी न किसी को तो 100 मिलियन मिले होंगे ना, तो भैया जिन लोगों ने क्या करा है, जिनको $100 मिले हैं, ठीक है, $1 मिलियन $100 मान लेना भी, तो बेटा उन लोगों ने 80% भी क्या करा होगा भैया? फिर से खर्च करा होगा। देखो फिर से बोल रहा हूं भाई, जैसे मान लो तुम्हारे पापा ने तुमको 100 रुपए दिए, तो तुमको 100 रुपए मिले ना, तुमने भी वो 80 रुपए कर दिए, कहीं पे खर्च कर दिए, तो वो 80 किसी ना किसी को तो मिले, ठीक। तो ऐसी भी क्या होती है, सरकार ने $100 इकोनॉमी में क्या करे? इंजेक्ट करे, ठीक है, लगाए,
तो भैया जिनको $100 मिले होंगे, बहुत से लोगों को मिले होंगे, उन सभी लोगों ने क्या करा होगा, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि भैया उन सभी लोगों ने जिसको भैया $100 मिले होंगे, किसी को $1000 मिले होंगे, $100 मिलियन की बात कर रहे हैं, किसी को 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी है, तो भैया जिसको भैया 1 करोड़ मिले मान लो, तो भैया वो 80 लाख रुपए क्या कर रहा है और कहीं पे खर्च कर रहा है। ठीक, तो बेटा वो 80,000 फिर से इकोनॉमी में आए, फिर से इकोनॉमी में आए, मतलब वो फिर से किसी की इनकम बनी, फिर से किसी की बनी इनकम, किसी का खर्चा किसी की इनकम होती, ध्यान रखना। ठीक है भाई, तुम्हारे पापा ने तुमको $100 दिए, तुमने $80 खर्च करे, अब ये $100 तुम्हारी इनकम थी, मान लो तुमने $80 खर्च करे, तो किसी ना किसी को तो दिए होंगे, वो किसी की इनकम होगी। ठीक, तो बेटा वो $80 मिलियन क्या हो गया, किसी की इनकम हो गई। ठीक है, देन इसका बेटा फिर क्या होगा भैया, फिर तीसरा राउंड, अब जिसको $80 मिले होंगे उसने बेटा फिर से 64 मिलियन फिर से क्या करोगे, खर्च करोगे। मतलब हम ऐसा मान के चल रहे हैं हर इंसान 80% पैसे क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, और 20% खुद के पास बचा के रख रहा है। तो अब देखो बेटा ऐसी चीज चलती आएगी, ऐसी राउंड क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। लेकिन एक मिनट, द प्रोसेस कंटिन्यू, ये बेटा राउंड कब तक चलेगा बेटा, विद ईच राउंड ऑफ स्पेंडिंग डिक्रीजिंग इन साइज। लेकिन देखो हर बार बेटा क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज होता जा रहा है। पहले 100 लगाए थे सरकार ने तो 80 खर्च हुए, 80 के बाद 64 हुए, फिर 64 के बाद फिर और कम हो जाएगा। तो बेटा आगे क्या बोल रहे हैं, लेकिन बेटा ये कब तक चलता रहेगा, जब तक बेटा 500 मिलियन नहीं हो जाए। अभी देखो अपन ने पढ़ा था ना, मल्टीप्लायर कितने टाइम था, 5 गुना, मतलब 100 का 5 गुना मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा जब तक 500 मिलियन नहीं हो जाएंगे इकोनॉमी में, तो तब तक बेटा ये राउंड चलते रहेंगे। ठीक है, एक मिनट, क्या समझ में आया भैया, इसका मतलब हमने सरकार ने इन्वेस्टमेंट कितना करा था, $100, लेकिन इनकम कितनी जनरेट होगी इकोनॉमी में, 500। बस इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। मतलब गुणांक का भी क्या होता है, ये स्वरूप होता है कि गुणांक कैसे होता है। क्लियर है, बाकी ये इलस्ट्रेशन भैया इंजेक्शन वगैरह ये करा है, ये सब बता दी उन लोगों ने। ठीक है, ये अपना भैया क्वेश्चन नंबर 23 का और वाला वो करते हैं, ऊपर वाला हो गया है, बस एक न्यूमेरिकल बचा है, वो अपन खत्म करते हैं, और ये अपना पूरा सिंपल भैया खत्म। ठीक है, चलो लास्ट में बेटा क्या लिखा हुआ है, मेजर द लेवल ऑफ एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड। ठीक है भैया, तुमको क्या करना है, एक्स एंटे, ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं भैया, वो लोग तुमसे क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मेजर द लेवल ऑफ एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड। तुमको भैया एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड निकालनी है, एग्रीगेट डिमांड एडी निकालना है, एडी। बेटा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया बेटा, 50 करोड़। एमपीएस कितना दिया, 0.2। लेवल ऑफ इनकम, इनकम कितनी दी है, 4000 करोड़। ये कुछ चीजें दी हैं और तुमको एडी निकालना है, एग्रीगेट डिमांड। तो देखो एग्रीगेट डिमांड निकालने से पहले, सबसे पहले देखो भैया, चालू करते अपन लोग जरा, देखो क्या बोल रहे हैं भैया, सबसे पहले एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक, तो देखो एमपीसी पता नहीं है, एमपीएस दिया था 0.2 दिया था बेटा अपने को, ये अब इक्वल टू 1, तो बेटा एमपीसी कितने निकलेगा, 0.8। ठीक, अब ये एमपीसी क्यों निकाला, आप देखो आगे क्या लिखा है, सी, अपने को कंजम्पशन निकालना है। ठीक है, क्यों निकालना है, क्योंकि देखो एडी निकालना है अपने को, मेन लास्ट में क्या निकालना है, एडी। लेकिन एडी कब निकलेगा, जब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों पता हो। तो इन्वेस्टमेंट तो हमको पता है, क्या भैया, इन्वेस्टमेंट तो हमको पता भैया कितना है भैया, 50 करोड़। ये देखो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितना, 50 करोड़, ये तो हमको पता है, लेकिन कंजम्पशन कितना वो नहीं पता, तो इसलिए हमको बेटा कंजम्पशन निकालना पड़ रहा है। समझ में आई बात, फिर बोल रहा हूं, देखो मुझको एडी निकालना था, लेकिन एडी कब निकलता है, सी और आई को प्लस करना होता है। ठीक है, तो आई तो मुझको क्या बोलते हैं पता हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना है, 50, वो तो मुझको पता है 50 करोड़, लेकिन सी नहीं पता है। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस, या फिर एक मिनट, इसको मैं सी भी लिख सकता हूं। अभी अपन ने याद करो फॉर्मूला पढ़ा था इसी सैंपल पेपर में, क्या पढ़ा था कि वे कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला लिखो, तो सी छोटा सी प्लस पढ़ा था अपन ने, इसको बी और वाई पढ़ा था। तो ये ए भी बोलते हैं, सी भी बोलते हैं कई बार जगहों पर, ऑटोनोमस के कारण। तो देखो क्या बोल रहे हैं भैया, सी कितना दिया हुआ है, 50। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन कितना दिया, 50 प्लस 0.8, ये बी मतलब क्या, एमपीसी, इसलिए बेटा हमने एमपीसी निकाले यहां पर। ठीक है, तो देखो फिर से स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, पहले भैया एमपीसी निकाल लो 0.8, फिर कंजम्पशन के फॉर्मूले में रख दो सी प्लस बी बाय, सी कितना भैया 50, बी कितना, मतलब बी मतलब एमपीसी होता है, 0.8 इंटू बाय मतलब इनकम, तो ये इनकम कितनी है, 4000 करोड़, इंटू इंटू करो तो कितना हो गया, 3250 करोड़। ये क्या निकल गया, सी निकल गया। अब बस एग्रीगेट डिमांड निकालना है, तो सी और आई में क्या कर दो भैया, सी और आई को प्लस कर दो, तो सी निकला था भैया 3250 करोड़, और आई कितना दिया था, 50 करोड़, प्लस कर दिया 3300 करोड़, क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर है, ये पूरा अपना भैया सैंपल पेपर हो गया इकोनॉमिक्स का खत्म। ठीक है, आपको भी पीडीएफ वगैरह जो भी वो टेलीग्राम वगैरह पर मिल जाएगी। ठीक है भाई, अपने तीनों सैंपल पेपर खत्म हो चुके हैं, अकाउंट्स का भी, बिजनेस स्टडीज का भी, इकोनॉमिक्स का भी। ठीक है, आप वो तीनों सैंपल पेपर जरूर देख लेना भैया। ठीक है, क्योंकि भाई ये आपको हकीकत से रूबरू करवाएंगे कि असल में क्या होने वाला है तुम्हारे साथ बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसी लेवल का इसी तरीके का पेपर अपने को आने वाला है। ठीक है, तो भाई अगर तुम लोग को समझ में आ रहा हो कंटेंट पढ़ाने का तरीका और कंटेंट वगैरह भी समझ में आ रहा हो, पूरे जो चैनल है उस पर पूरा ऑलमोस्ट सब वीडियो वगैरह डली हुई है। ठीक है, सारे चैप्टरों की डली हुई है, आप उनको भी ब्रीफ कर सकते हो। ठीक है,
भाई अगर आपको लग रहा हो कि भाई अपने लिए ये चैनल सपोर्टिव है, कहीं ना कहीं अपने लिए काम आएगा, तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कुछ करो। जितने आता है अपने लोगों तक, दोस्तों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, ताकि अपने को भी लाइव का ऑप्शन मिल सके, 1000 सब्सक्राइबर अपने हो सके तो अपन भी लाइव सेशन वगैरह पढ़ा सकें। ठीक है, थैंक यू।